जय हिंद दोस्तों। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, राम राम भाई सारा ने जय बब्बा की। तो हरियाणा की मिट्टी को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं आज की ताबड़तोड़ क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात में हम अभी तक कर चुके हैं 6 टाइप। और आज होगी टाइप नंबर 7 पे चर्चा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईईएस टाइप पर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आईईएस का स्टैंड्स होता है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का मतलब क्या होता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है जी। तो इनकम को कहते हैं हिंदी में आय, एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहते हैं व्यय, और सेविंग को बेटा हिंदी में कहते हैं बचत। और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे हमेशा आपको सेविंग मिलेगी। जैसे आपकी तनख्वाह थी, तनख्वाह 1,000 रुपये है और आपने 700 रुपये में जाकर पूरे महीने का खर्चा किया है, तो जो 300 रुपये बचेगा वो आपकी सेविंग कहलाएगी, बचत। और जो 700 रुपये आपने खर्च कर दिए वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और जो 1,000 रुपया आपको महीने का मिलता है वो आपका इनकम कहलाएगा। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, जब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज आई माइनस ई इज इक्वल टू एस, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आईईएस की कॉन्सेप्ट। अब आपका ये कहना होगा कि गुरुजी ये तो बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमें मालूम ही है। लेकिन इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। एक सेकंड रुक जाओ बस। अब ठीक है, कमेंट्स ज्यादा ही छोटे दिख रहे थे, अब मुझे सबके कमेंट्स बढ़िया से दिख रहे हैं। सुनीता जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून। सुनीता, राहुल, पायल, विवेक, ज्योति जांगड़ा, बलिंदर सिंह, मीनू, शिवानी, मोनिका शर्मा, सन्नी राजपूत, सबका स्वागत है। ठीक है जी। अब दोस्तों इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टाइप वाइज हम चल रहे हैं, आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी हरियाणा जीके की क्लास लेते हैं हमारे प्यारे संदीप श्रीवास्तव सर, प्रिय भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। संदीप सर का स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। सोमवार तक उम्मीद है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो मंडे से वो क्लास लेंगे। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव सर जो आपको हरियाणा जीके पढ़ाते हैं, हरियाणा की मिट्टी के वीर सपूत। चलिए, तो अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन है कि राम और गंगा की एज का रेशो 4/3 है, उसके एक्सपेंडिचर का रेशो 3/2 है, और वह दोनों 2700 रुपये बचाते हैं, तो बताइए उनका एक्सपेंडिचर क्या होगा। अगर मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। देखो, मैं इस क्लास में जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, आप ऐसे समझिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इतना है, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो इतना कंटेंट दे दूंगा और ज़्यादा ही दूंगा उससे। तो मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके आगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपको बहुत छोटा बौना बच्चा नजर आएगा। ठीक है, बहुत बौना नजर आएगा, बहुत बौना। तो मैं आपको बता दूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। राम और गंगा की एज का रेशो 4 और 3 है। राम और गंगा की एज का रेशो 4 और 3 है। आय का रेशो, नॉट एज, इनकम का रेशो 4 और 3 है। मतलब राम 4 रुपए कमाता है, गंगा 3 रुपए कमाती है। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 3 और 2 है। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति 4 रुपए कमा के 3 रुपए खर्च कर देता है तो यानी वो 1 रुपया बचाता है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 3 रुपए कमा के 2 रुपए खर्च कर देगा तो भी वो 1 रुपया ही बचाएगा। तो राम भी 1 रुपया बचा रहा है, गंगा भी 1 रुपया बचा रहा है, यानी दोनों की जो सेविंग है, दोनों की बचत क्या है, आपस में बराबर है। दोनों की बचत आपस में बराबर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों 2700 रुपये बचाते हैं। दोनों 2700 रुपये बचाते हैं, मतलब राम भी 2700 रुपये बचाता है और गंगा भी 2700 रुपये बचाती है। तो दोनों ये जो भाई बहन हैं ये 2700 रुपये बचाते हैं। पर अगर मैं अनुपात की नजर से देखूं, देखो, और जो गणित है ना, गणित, उसमें दो दुनिया होती हैं। एक वो दुनिया होती है जो सवाल में दी गई होती है, और एक वो दुनिया होती है जो आप सवाल के इर्द गिर्द एक दुनिया की आप रचना करते हो, जिसे हम रेशो की दुनिया कहते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड। वैसे ही गणित को, जो बच्चा गणित में बहुत होशियार होता है ना, जीनियस होता है, वो रेशो की दुनिया और क्वेश्चन में दी गई दुनिया के बीच के
कोऑर्डिनेशन को बनाना सीख जाता है। और उसी बात को कहते हैं सामान्य भाषा में कि भाई इसको मैथ आता है और इसको मैथ नहीं आता है। तो मैथ सीखना इज नॉट अ डिफिकल्ट, बस आपको दो दुनियाओं के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करना है। ठीक है, तो रेशो की दुनिया ये कहती है कि दोनों एक एक रुपया बचाते हैं, यानी राम भी 1 रुपया बचाता है, गंगा भी 1 रुपया बचाती है, पर यहां कहा गया है कि भैया 2700 रुपये बचाते हैं। तब आपको क्या करना है, यानी रेशो की दुनिया में जो बचत है वो 1 रुपया है, और वही 1 रुपये का मान, यानी इसी बचत का मान क्वेश्चन में 2700 दिया है। तो अगर एक बराबर है 2700 के, अगर एक 2700 के बराबर है बेटा, यानी रेशो का एक बराबर है क्वेश्चन में दिए गए 2700 का, तो वो जो पूछ रहा है उसको देखो, तो उनका एक्सपेंडिचर बताओ। अगर एक 2700 के बराबर है तो राम का खर्चा है 3, अगर एक 2700 के बराबर है तो 3 होगा, 3 गुणा 2700 यानी 8100। अगर 3 8100 के बराबर है तो 2 होगा, 2 गुणा 2700 यानी कि 5400, 2 गुणा 2700 यानी कि 5400। अभी आपकी शुरुआत है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, धीरे धीरे आप इतने काबिल हो जाओगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेटा क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दोगे कि 4 और 3 1, 3 और 2 1, 1 बराबर है 2700, तो 2700 गुणा 3 8100, 2700 की गुणा 2 में करेंगे तो 5400, ऐसे आंसर। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होगी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप वाइज चलेंगे बाबू। ठीक है, मतलब मैथ समझ में क्यों नहीं आएगा यार, क्यों नहीं आएगा मैथ समझ में? मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब पर बहुत लोग मैथ पढ़ाते हैं, RWA के अलावा जो तमाम टीचर्स हैं उनको अगर आप देखें। ठीक है, भले ही मेरा नाम उन टीचर्स के साथ ना आता हो, लेकिन मैं मैथ आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो जितने भी है ना उन सबको टक्कर दे जाऊंगा मैं यहाँ पर मैथ में। लिटरली आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या है मैथ सिखाने की, कि हम टॉपिक को टाइप वाइज कराएंगे और टाइप के अंदर भी क्वेश्चंस हिसाब से उठाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठा लिया, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहले वाले क्वेश्चन से एक कदम आगे का है। तो जब इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा और इस तरीके से जब चीजें एक्सप्लेन होंगी तो क्यों नहीं आएगा मैथ समझ, मुर्दे को भी समझ में आएगा। देखो, ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 4 और 5 है। मेरे प्यारे बच्चों, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 4 और 5। फिर कहता है ए और बी की जो सेविंग है, बचत, वो 14 और 19 है। ठीक है, ए और बी की जो बचत है, बेटा एक्सपेंडिचर नहीं दिया इसने, सेविंग दे दी, कितनी दे दी, 14 और 19। ठीक है, ए और बी की जो मंथली इनकम है वो 4 और 5 के अनुपात में है, और ए और बी की जो सेविंग है वो कितनी है, 14 और 19 है। ठीक है जी, अब वो आपसे ये कह रहा है कि बताइए, अच्छा ए और बी का मासिक व्यय है, बेटा व्यय है, ये बचत नहीं है, व्यय है, तो व्यय है, इसने व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, तो यहां आएगा ये 14 और 19। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि दोनों की, ए और बी की मंथली इनकम 4 और 5 है, ए और बी की बचत 14 और 19 है, ए और बी का प्रत्येक मासिक व्यय 1200 रुपया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुको। जैसे कह रहा है वैसे करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे बढ़ते हुए चलेंगे, जैसे जैसे उसने कहानी बुनी है वैसे वैसे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप एक बात समझो कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा, और इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस करूंगा तो कौन आएगा, एक्सपेंडिचर। मतलब आई अपनी जगह, एस इधर आ गया, इधर चला गया तो हो गया। तो यहां पर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इनकम में से सेविंग को घटाएंगे, मतलब जितना रुपया कमाते हो और जितना बचाते हो उसका अंतर खर्चा ही तो होता है। तो वो कह रहा है ए और बी की मासिक आय 4 और 5 के अनुपात में है, ए और बी की जो मासिक बचत है, बचत वो कितनी है, 14 और 19 के अनुपात में है। फिर आगे कह रहा है कि ए और बी का जो मासिक मंथली खर्चा है वो 1200 है, ए और बी का जो मासिक खर्चा है वो कितना है, 1200 है। यानी ए का भी वही खर्चा है और बी का भी वही खर्चा है, दोनों का खर्चा समान है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में कोई इंसान 4 रुपए कमा के 14 रुपए बचा सकता है कि भैया मेरी तनख्वाह जो है 4 रुपए महीना है और मैं हर महीने 14 रुपए बचा लेता हूं? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात कहे तो आपको बड़ी हैरानी सी होगी कि यार ये कैसी बात कर रहा है ना, पी लिया दिखे।
तो अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता है और 19 रुपए बचाएगी, जी मैं 5 रुपए कमाता हूँ 19 रुपए में हर महीने बचा लेता हूँ, तो ये सोचेगा ऊपर का कमाता होगा जी, वैसे तो 5 रुपए महीने की तनख्वाह है इसकी, पर बचा लेता है 19 रुपया। यानी अनुपात गलत है, इसको सही करो। तो बेटा सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर बेटा ये 4 और 5 है, अगर मैं यहां 5 से गुणा कर दूं और यहां 5 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं, गुरुजी 5 से गुणा करनी है, ये कैसे सोचना है। देखो एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है कि अगर मैं यहां 5 से गुणा करूं और यहां 5 से गुणा करूं, तो ये कितना हो गया, 4 पंजे 20 और ये हो गया 14, 20 में से 14 माइनस करूंगा तो 6 आएगा। ऐसी पचम 25, 25 में से 19 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि अगर मैंने यहां 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 4 और 5 की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इस 5 से 5 कट गया, तो 4 और 5 जैसा था वैसे ही रहा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 से गुणा यहाँ की, 5 से गुणा यहाँ की। अगर मैं यहाँ 5 से गुणा करता और यहाँ 6 से गुणा करता तो दिक्कत हो जाती गणित को, लेकिन मैंने दोनों जगह सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए 20 रुपया कमाता है, 14 रुपए बचाता है, यानी 6 रुपए खर्च करता है। ऐसी बी 25 रुपए कमाता है, 19 रुपया खर्च बचाता है, यानी 6 रुपए खर्च करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 1200 रुपए खर्च करते हैं, यानी क्वेश्चन की जो दुनिया है उसमें ए और बी का खर्च 1200 रुपया है, लेकिन रेशो की दुनिया में ए और बी का जो खर्च है वो 6 रुपया है, यानी 6 बराबर है 1200 के। रेशो का जो 6 है गणित में दिए गए सवाल के अनुसार 1200 के बराबर है, तो 1 बराबर है 200 के। अगर 1 200 के बराबर है तो ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर बताओ। तो बेटा ए की इनकम है 4 पंजे 20, बी की इनकम है 5 गुणा 5 25, तो दोनों का अंतर कितना है, 5। अगर 1 200 के बराबर है तो 5 बराबर होगा 5 गुणा 200, यानी 1000 के बराबर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझने का प्रयास करो। सर मेरी स्क्रीन पर नंबर शो होता है, कैसे हटाएं। मेरे प्यारे भाई वो नंबर तुम्हारा ही शो होता है कि खुश हो जाओ कि किसका नंबर शो हो रहा। ठीक है जी। तो 1000 मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या 5 के अलावा 6 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। तुम यहां 5 के अलावा 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 99 से कर दो, 971 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लेना कि यहां अगर मैं 6 से गुणा करूं, यहां 6 से गुणा करूं, तो यहां हो जाएगा 6 चौके 24 और यहां हो जाएगा 6 पंजे 30। मतलब ये लिखा हुआ है 4 5 14 19। अगर दोनों तरफ 6 6 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। तो 24 में से 14 घटाएंगे 10, 30 में से 19 घटाएंगे 11, यानी दोनों का जो खर्चा है वो अलग अलग आएगा, जबकि सवाल में कह रहा है कि दोनों का खर्चा समान है, 1200 रुपया है, लेकिन तुम्हारा दोनों का खर्चा अलग अलग आ गया, इसलिए 6 से गुणा नहीं कर सकते। उन्हीं संख्या से गुणा करोगे जिससे कि आपका रेशो बैलेंस हो जाए। ठीक है, जिससे कि रेशो बैलेंस हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा, एक और इसी तरह का क्वेश्चन देता हूं, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगी दिमाग में कराते ही रहूंगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। अब तुम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो बेटा, प्रयास करके देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ, रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है। दो कर्मचारी की आय का अनुपात 7 और 4 है। दो कर्मचारी हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात कितना है, 7 और 4। फिर कह रहा है इनके व्यय का अनुपात, यानी कि इनके खर्चे का जो अनुपात है वो 3 और 1 है, और इनमें से दोनों 4800 रुपए प्रति माह बचाते हैं। यानी मेरे भाई ये जितना बचाता है ये भी उतना ही बचाता है। अगर ये 4800 बचाता है तो ये भी 4800 बचाता है, दोनों बराबर बराबर बचाते हैं। ठीक है जी। तो पूछ रहा है उनकी मासिक आय का योग बताइए क्या होगा। मासिक आय का योग पूछ रहा है, बताओ क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं 7 में, यहां 7 और 4 में किस संख्या से गुणा करूं, और नीचे 3 और 1 में किस संख्या से गुणा करूं। जब ऊपर वाले में से नीचे को घटाऊं तो यहां वही संख्या है जो ऊपर वाले में से नीचे को घटाने पर यहां आती है। अगर मैं यहां 2 से गुणा कर दूं और यहां 3 से गुणा कर दूं, अगर 3 से गुणा यहां करूंगा तो यहां भी 3 से होगी, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 14 में से 9 घटाऊंगा 5 आएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 1 तिया 3, 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आएगा। तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यानी कि दोनों की जो सेविंग है वो क्या है, बराबर। और यहां भी कह रहा है दोनों की सेविंग 4800, यानी दोनों की सेविंग बराबर है।
तो इसका मतलब है हमारे हिसाब से बचत कितनी है 5 रुपया, और क्वेश्चन में बचत कितनी दी है 4800 रुपया। यानी कि हमारा जो 5 है, रेशो का 5 बराबर है क्वेश्चन में दिए गए 4800 के, तो रेशो का 1 बराबर होगा 4800 डिवाइड में 5। अगर 1 इतने के बराबर है तो उनकी मासिक आय का योग पूछ रहा है। तो दोनों की मासिक आय कितनी है बेटे, 14, एक ही है और इसकी 8 है, तो दोनों की मासिक आय को जोड़ दिया जाए तो 22। अगर 1 इतने के बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा 4800 बट्टे 5 गुणा 22। ठीक है जी, ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो। 5 से काटना है इसको, 5 से 4800 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 960 बार जाएगा। 22 की गुणा 0 में करेंगे 0, 22 छिक्के 132 का 2, कैरी 13, 22 निम्मा 198 और 13 जोड़ेंगे तो 211, 211 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अभी आपको लग रहा है कि गुरुजी ऐसे सोचने में तो टाइम लग जाएगा, बेटा कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं का ही कैलकुलेशन करना होता है और मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 का ही करना होता है। ठीक है, 2 और 3 इनसे काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सोचोगे कि 69 आएगा कि 77 आएगा और तुम 1 से लेकर 76 तक सारी संख्या सोचोगे तब जाके 77 में फिट बैठेगा, ऐसा नहीं होता। 22 कहां से आ गया बेटा, वो ये पूछ रहा है ना उनकी मासिक आय का योग क्या है। तो ए की जो मासिक आय है वो 14 रुपया है और बी की मासिक आय 8 है, तो दोनों की कुल मासिक आय कितनी होगी, 14 प्लस 8 22 हो गई। तो ये 22 आया है 14 में 8 को जोड़ने के बाद, 14 में 8 को जोड़ने के बाद कितना आ गया 22। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7 और 4 है, दो कर्मचारी हैं ए और बी, इनकम है इनकी 7 और 4, फिर उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है 3 और 1, राइट। फिर कह रहा है दोनों बराबर रुपया बचाते हैं। तो अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो गया 4 दूनी 8, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 तिया 9 और 1 तिया 3। तो आप देखो 14 में से 9 घटाऊंगा तो 5, 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5, यानी दोनों बराबर रुपया बचाते हैं। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करके देखो। ये कह रहा है कि सुरेश का खर्चा और बचत का अनुपात 3 और 1 है। अभी मैंने बताया था कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग आएगी, यानी आय में से व्यय को घटाओगे तो खर्चा आएगा। अब वो कह रहा है कि सुरेश का जो खर्चा है और सुरेश की जो बचत है उसका अनुपात 3 और 1 है, मतलब सुरेश 3 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचा लेता है। सुरेश 3 रुपए खर्च करके 1 रुपया बचा लेता है, यानी कि सुरेश 4 रुपए कमाता होगा। भाई सुरेश 4 रुपए कमाएगा तभी तो 3 रुपए खर्च करके 1 रुपया बचाएगा। वो कह रहा है सुरेश का जो खर्चा है और सुरेश की जो बचत है उसका अनुपात 3:1 है। तो सुरेश अगर 3 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है, यानी सुरेश 4 रुपया कमाता है। ठीक है, सुरेश कितना रुपया कमाता है, 4 रुपया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं सुरेश की वेतन 25% बढ़ा दूं, ठीक है, सुरेश का वेतन 25% बढ़ा दूं, तो भाई 4 का 25% क्या होता है, किसी भी संख्या का 25% होता है उस संख्या का 1/4 गुना। मतलब किसी भी संख्या का 25% निकालना है तो उसमें आप 4 से भाग लगा दो। ठीक है, किसी भी संख्या का 25% निकालना है तो 4 से भाग लगा दो। तो जैसे कि सुरेश 4 रुपए कमाता है तो 4 का 25% निकालना है, यानी 4 में 4 से भाग लगा दो 1, तो 4 का 25% 1। तो कह रहा है कि उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, यानी 4 रुपया था 1 रुपया बढ़ जाता है। तो अब सुरेश का जो वेतन हो गया वो 5 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि ऐसा करने से उसकी बचत 10% बढ़ जाती है।
तो सुरेश जहां 1 रुपया बचाता था, वो 1 का 10% कितना होता है? 1 का 10% होता है बेटा 0.01। 10 का भाग 1 में लगाएंगे तो 0.01। तो जो पहले वो 1 रुपया बचाता था, अब 1.1 रुपया बचाता है। ठीक है, 1.1 रुपया बचाता है। तो अगर सुरेश 5 रुपए कमाकर 1.1 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब है 3 रुपया 90 पैसे खर्च करता है। तो कह रहा है कि उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, उसका खर्च कितना बढ़ गया। तो भाई पहले खर्च था 3 रुपया, अब हो गया 3.9, यानी 0.9 रुपया बढ़ गया। 0.9 रुपया बढ़ गया कितने पर? 0.9 बढ़ गया 3 रुपए पर। 0.9 बढ़ गया 3 रुपए पर। परसेंटेज में आंसर चाहिए, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो खत्म हो जाएगा। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, 3 की गुणा 10 में करेंगे तो 30%, यानी 30% जो था उसका खर्चा बढ़ गया। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही है? अबे यार ये क्या दिक्कत आ रही है। लो माइक चेक, आवाज तो ठीक आ रही है भाई। ठीक है जी, 30% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो बेटा, थोड़ा सा एकाग्रता बना के चलो, चीजें मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। और देखो, मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी बात है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगी? सेविंग निकल कर आएगी। वो कह रहा है सुरेश का खर्चा और सुरेश की बचत का अनुपात 3:1 है। यानी सुरेश 3 रुपया, सुरेश जो है बेटा 3 रुपए खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। मैं दोबारा बता देता हूं पूरा मिटा के। ठीक है, क्या कह रहा है? खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, मतलब सुरेश 3 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। अगर कोई आदमी 3 रुपया खर्च करके 1 रुपया बचाएगा, तो भाई कॉमन सेंस ये कह रहा है कि वो 4 रुपए कमाएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 3 रुपए खर्च करके 1 रुपया कमा बचाता हूं, तो मतलब मैं 4 रुपए कमाता हूं, तभी तो 3 रुपए खर्च करके 1 रुपया बचाऊंगा। फिर वो कह रहा है कि मेरी सैलरी 25% बढ़ गई, तो 4 का 25% कितना होता है? भाई किसी भी संख्या का 25% मतलब उस संख्या में 4 से भाग लगा दो, तो 4 का 25% 1 होता है। यानी मेरी सैलरी 4 रुपया थी, 1 रुपया बढ़ गई, तो कितनी हो गई? तो आप कहोगे गुरुजी 4 रुपए थी, 1 रुपए बढ़ गई तो 5 रुपए हो गई। और मेरी जो खर्चा है, सॉरी जो बचत है, जो 1 रुपया हुआ करती थी, अब वो 10% बढ़ गई। तो बेटे एक का 10% कितना होता है? किसी भी संख्या का जितना परसेंट निकालते हैं, उस संख्या का उस परसेंटेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा देते हैं। तो एक थी मेरी बचत, वो 10% बढ़ गई, तो 1 का 10% 0.1, यानी जो मैं 1 रुपया पहले बचाता था, अब 1 रुपया नहीं बचाता, 1 रुपये में 10 पैसे और ज्यादा बचाता हूं, यानी 1 रुपया 10 पैसे बचाता हूं। तो अगर आप 5 रुपए कमाते हैं और 1 रुपया 10 पैसे बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 3 रुपया 90 पैसे खर्च करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये पॉइंट पॉइंट छोड़ो, मुझे तो बिना पॉइंट के बताओ। तो मैं तुम्हें बिना पॉइंट के बताता हूं, चलो। मुझे लग रहा है ऐसे तुम्हें कठिन लग रहा है, ये तरीका वैसे बेटर है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी 3 रुपए खर्च करके 1 रुपया बचाता है, यानी 4 रुपए कमाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां 2 जीरो बढ़ाऊंगा, तो यहां भी 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे और यहां भी 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूं कि मैं 400 रुपए कमाता हूं, 300 रुपए खर्च करके
100 रुपये बचाता हूं। मैं 400 रुपये कमाता हूं, 300 रुपये खर्च करके 100 रुपये बचाता हूं, राइट। तो अब आप कहेंगे सर वो तो 3 और 1 था, आपने 300 और 100 कैसे लिख दिया? भाई 3 और 1 हो या 300 और 100 हो या 3000 और 1000 हो या 3 लाख और 1 लाख हो या 3 करोड़ हो या 1 करोड़ हो या 3 खरब हो या 1 खरब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेशो तो समान है ना। 3000 और 1000 का भी अनुपात 3 और 1 है, 300 और 100 का भी अनुपात रेशो 3 और 1 ही है। तो मैंने क्या किया, इसे 300 और 100 मान लिया, तो ये 400 हो गया। अब किसी भी संख्या वगैरह वेतन 25% बढ़ गया तो 400 का 25% कितना होता है? 100, यानी 400 रुपया था, 100 रुपये बढ़ गया तो 500 हो गया। और बचत 10% बढ़ गई तो 100 का 10% 10, यानी 100 रुपये थी, अब 110 की बचत है। तो अगर आदमी 500 रुपये कमा के 110 रुपये बचाएगा तो 390 खर्च ही तो करेगा। अगर 300 रुपये पहले खर्च कर रहा था, अब 390 खर्च कर रहा है, यानी 30 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा है। 30 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा है किससे? किससे ज्यादा खर्च कर रहा है? तो भाई पहले 300 खर्च करता था, अब 390 खर्च करता है, 90 रुपए ज्यादा करता है। पहले 300 खर्च करता था, अब 390 खर्च करता है, यानी 90 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। किससे खर्च कर रहा है? 300 रुपए से। 300 रुपए पे 90 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन, जब भी प्रतिशत में आंसर चाहिए, जैसे आंसर परसेंट है तो उसके लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। जैसे कोई संख्या 1/3 है, अच्छी भली है 1/3। अब आप कहोगे जी मुझे 1/3 मत बताओ, मुझे परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज में 1/3 को क्या कहते हैं। तो मैं बस इतना सा काम करूंगा, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। अब ये 3 से 100 कट जाएगा, 33.33। तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो। तो ऐसे यहां कर दिया। तो 90/300 था, परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दिया। 100 से 300 3 बार, 3 से 90 30 बार। तो आप बेटा इसे 400 300 100 मान के करो या 4 3 1 मान के करो, कैसे भी करो आंसर तुम्हारा 30% ही आएगा, क्योंकि अप्रोच बेहतरीन है। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा बाबू मेहनत कर लो यार, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन अच्छे लेवल के ला रहा हूं आपको, लिटरली मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ये बहुत गजब के लेवल के हैं। अगर आप कहोगे ना, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया बाबू, ये वाला क्वेश्चन, ये पता है इस क्वेश्चन की हिस्ट्री क्या है? ये जो मैंने कराया 24,000 वाला, अड़तालीस सौ प्रति माह बचाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया ना आपको। इस क्वेश्चन का पता है तुम्हें इतिहास क्या है? ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। ये क्वेश्चन बेटा आप जाके गूगल पर सर्च कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत आसान वे में। मुझे मेरे तरीके से चलने दो। तुम ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को उड़ा दोगे, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा पेपर, लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसकी तारीख भी बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। 2 मार्च 2023 के पेपर में आया, एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में आ सकता है, और इसको करने के कई तरीके हैं, है ना। ज्यादातर जो कराते हैं इसको वो एक्स वाई मेथड से कराते हैं, 7x 4x 3/1y 7x - 3y = 4800, ऐसे बहुत कठिन हो जाता है वो। ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप मेहनत कर लो, आपको क्रीम बना दूंगा मैं, थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं एसएससी सीजीएल मेंस के ला रहा हूँ, मतलब पीवाई क्यों है, सारे अलग अलग एग्जाम्स के हैं, है ना। आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के भी हैं, जो मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से जहां मुझे जैसा क्वेश्चन बेस्ट दिखता है मैं वैसा पूरा पूरा सेट उठा लेता हूँ, ताकि आपके लिए मैं बढ़िया तरीके से कंटेंट दे पाऊँ। तो इसको करो। देखो ये क्या कह रहा है, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपया है और उसका खर्चा 18,000 रुपया है, और राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपया और उसका खर्चा 24,000 रुपया है। तो दोनों की बचत का अनुपात बताओ। बेटा एक बात बताओ, अगर अविनाश 50,000 रुपये कमाता है और 18,000 रुपये खर्च करता है, अविनाश 50,000 रुपये कमा के 18,000 खर्च करता है, तो कितने रुपए बचाता होगा? तो 32,000 ही तो बचाएगा। मतलब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई,
और तुम्हें 50,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती है, जैसे अभी आरबीआई में निकली है वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट, 50,000 रुपये महीने मिलते हैं उसमें। अब कोई आदमी 50,000 रुपये महीने कमाए और 18,000 रुपये खर्च कर दे, तो कितने बचाएगा? 32,000 बचाएगा। ऐसी राधा 60,000 रुपये कमा के 24,000 खर्च करती है, 60,000 रुपये कमा के 24,000 खर्च करती है, तो 60,000 में से 24,000 घटा दो तो कितने रुपए बचाएगी राधा? 36,000 बचाएगी। तो पूछ रहा है दोनों की बचत का अनुपात बता दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से 32 8 बार, 4 से 36 9 बार। ऊपर कौन है? अविनाश, और नीचे कौन है? राधा। तो वो क्या पूछ रहा है बेटा? वो पूछ रहा है राधा की बचत का अविनाश से अनुपात बताओ, मतलब पहले राधा फिर अविनाश। तो राधा 9 है तो पहले 9 लिखो, फिर अविनाश, अविनाश 8 है तो 8 लिखो। तो इसका आंसर 9 और 8 होगा, 9 और 8, 9 और 8 होगा, 8 और 9 नहीं होगा, 9 और 8 होगा। वो जो पहले पूछे पहले उससे रखना है आपको, ठीक है जी। बेटा आप में से जिसको जो क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ में आया हो मुझे बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिपीट कर दूंगा। लेकिन मैं जैसा पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ते रहो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। कंटेंट का मैं पूरा मूड बना के आया हूं इस बैच में कि ऐसा वर्ल्ड क्लास कंटेंट दूं कि बच्चे भी खुश हो जाएं एकदम। लेकिन उसमें क्या होता है ना, वर्ल्ड क्लास कंटेंट में दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम बहुत आती है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। हरियाणा पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम शामिल कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस की हिस्ट्री लिख के लाऊंगा जल्दी, है ना, जल्दी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी उसकी क्वेश्चंस की। तो उनको टॉपिक वाइज हरियाणा पुलिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट में करवा रहा हूँ। और आपकी हरियाणा की जो बुक है लक्ष्य हरियाणा, आज ही उस बुक पे काम करने वाले हमारे एक भाई है कंटेंट टीम में, नितिन, ठीक है। आज वो मुझे मिल गए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है, मैंने पूछा भाई क्लास में बच्चे पूछते हैं लक्ष्य हरियाणा बुक कब आएगी मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। तो उनका कहना है कि वो प्रिंटिंग मोड में जा चुकी है किताब, प्रिंटिंग फॉर्मेट में चल रही है वो किताब, तो बुक आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, जल्दी आपको वो बुक प्रोवाइड हो जाएगी, बेहतरीन, ठीक है। अब इधर चलते हैं, टाइप 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। रेशो में ही पार्टनरशिप के सवालों को देखेंगे, रेशो का ही टाइप है ये पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप के सवालों को समझना कैसे करते हैं, जैसे कि 1,000 रुपया है, राइट, और 3 बच्चे हैं ABC। अगर मैं इस 1,000 रुपये को 3 बच्चों के बीच में 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटता हूं, तो A के हिस्से में कितना आएगा, या B के हिस्से में कितना आएगा, या C के हिस्से में कितना आएगा, इसे निकालने के लिए जो कुल धन है उसे लिखो और डिवाइड में तीनों अनुपातों का योग, 5 और 3 8 और 2 10, और जिसका हिस्सा निकाल ले उसके रेशियो वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 100 गुणा 5 500, A के हिस्से में 500 आए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल होते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि ABC ने 2 3 5 के अनुपात में अपना पैसा निवेश किया और इतने इतने महीनों के लिए निवेश किया, C का फायदा इतना हुआ, तो बताओ A का जो C का फायदा, C का लाभ 1,47,000 हुआ जो A के हिस्से से ज्यादा है, C का लाभ 1,47,000 रुपए A के हिस्से से ज्यादा है, तो B का लाभ बताओ। बेटा एक छोटी सी बात समझना, वो छोटी सी बात यह है कि जैसा अभी मैंने एक संबंध बताया था इनकम का, वैसे ही एक संबंध यहां भी है, पूंजी का समय से गुणा करोगे तो हमेशा लाभ होगा। वॉरेन बफेट नाम के एक व्यक्ति हुए, ठीक है, दुनिया के शीर्ष अमीरों में उनका नाम बहुत लंबे समय तक रहा। उनकी एक कहावत थी कि आप अपना पैसा जितने समय तक मार्केट में लगाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि आपका पैसा जितने समय तक मार्केट में लगेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल का टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये छोटी सी एक बात है, अगर ये छोटी सी बात तुमने अपने दिमाग में डाल ली तो पार्टनरशिप का सवाल, कोई भी सवाल तुम्हारा जिंदगी में गलत नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि छोटी सी बात दिमाग में रखने में लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। कैपिटल का टाइम से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट आएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको तुरंत तोड़ देंगे हम। क्या कह रहा है? 3 व्यक्ति हैं ABC, ठीक है, और इन्होंने जो पैसा लगाया, बेटा C मतलब कैपिटल, मैं से CAP लिख देता हूं, कैप, कैप। आपने वर्ड सुना हुआ ना कि जैसे जोमेटो कंपनी का मार्केट में 5,000 करोड़ का कैप है ना, कैप मतलब कैपिटल यानी पूंजी, जो उसने पैसा जोमेटो ने मार्केट में लगाया है उसे कहते हैं कैप। तो ABC करके 3 कंपनी है और इनका जो कैपिटल है वो 2-3-5 के रेशियो में, मतलब मान लो A ने 2 रुपया, B ने 3 रुपया, C ने 5 रुपया लगाया है।
और इन्होंने जो पैसा लगाया है वो किस किस हिसाब से लगाया है, 4 महीने, 2 महीने और 3 महीने। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा गुरुजी, आपने कहा था कैपिटल में टाइम से गुणा करो प्रॉफिट आता है, यानी 2 की गुणा 4 में करूंगा तो ए का प्रॉफिट 8 रुपया, बी का प्रॉफिट 6 और सी का प्रॉफिट 15 रुपया। तो एबीसी का प्रॉफिट आ गया 8 6 15। अब वो कह रहा है कि जो सी का लाभ है, जो सी का लाभ है वो ए के हिस्से से इतना ज्यादा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था बेटा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि गणित की दुनिया अलग होती है, मतलब रेशो की दुनिया अलग होती है और सवालों की दुनिया अलग होती है। तो रेशो की दुनिया अगर आप देखोगे तो रेशो कहता है कि सी का लाभ ए के हिस्से से इतना अधिक है। तो सी का लाभ ए के हिस्से से कितना अधिक है, 7 अलग है 7। सी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से कितना अधिक है, 7 अधिक है। लेकिन सवाल की दुनिया में कहा गया है कि सी का लाभ ए के हिस्से से 1,47,000 ज्यादा है। क्लास सही चल रही है? ठीक है, तो बेटा देखो सी का लाभ ए के हिस्से से इतना ज्यादा है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,47,000 दिया है। ठीक है, 1,47,000 दिया है सी का ए से ज्यादा। पर यहां पर देखें कि सी का ए से ज्यादा कितना है, 7। तो क्वेश्चन में जितना ज्यादा दिया है उसे लिखो और आपके अनुपात के हिसाब से जितना ज्यादा है उससे इसमें भाग लगा दो। या तो तुम ऐसे लिख दो, आप कहोगे गुरुजी ये तो नई बात बता रहे हो, पहले तो आप ये कहते थे कि इन दोनों का अंतर 7 बराबर है 1,47,000 के, तो 1 बराबर होगा इतने के। तो ऐसे कर लो, पर इससे भी आसान तरीका ये है कि ये जो 1,47,000 ऐसे लिख लो, पट्टे में सी और ए का जो अंतर है 7, इससे भाग लगा दो और गुणा कर दो। जो पूछ रहा है, जो पूछे उससे गुणा कर दो। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 6, तो 6 से गुणा कर दो। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21,000। 21,000 की 6 में गुणा करोगे तो 126,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1,26,000 आंसर होगा, 1,26,000। ठीक है जी, चलो ऐसे ही बेटा एक और क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ही दूंगा एक और क्वेश्चन, धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। पहले इसी टाइप के क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मेरे प्यारे भाई मंजीत, आप कह रहे हो सर ये सवाल विदाउट पेन वाला है, बिल्कुल विदाउट पेन वाला है। लेकिन हमारी क्लास में बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो जिनको जिनको मुझे मालूम है कैसे लेके चलना है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बहुत सावधानी से चलेंगे। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। टीना, रीना और शीना नाम की 3 शरारती लड़कियां हैं। एक का नाम है टीना, एक का नाम है रीना, एक का नाम है शीना। टीना 24,000 रुपये लगाती है, रीना 28,000 रुपये लगाती है, बहनें होंगी तीनों, और सीना 20,000 रुपये लगाती है। अब वो कह रहा है कि टीना 8 महीने के लिए लगाती है, रीना 10 महीने के लिए लगाती है और सीना 1 साल के लिए पैसा लगाती है। साल के अंत में इतना फायदा होता है, तो बताओ टीना का हिस्सा बताओ कितना है। टीना 8 महीने के लिए लगाती है बेटा, ये कैपिटल है, ये टाइम है, ये टाइम है। ठीक है जी, और रीना 10 महीने के लिए लगाती है और शीना 1 साल के लिए लगाती है, 12 महीने के लिए लगाती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो किताबों के दिए गए तरीके से सॉल्व करते हैं। तो किताब क्या करती है कि प्रॉफिट निकालने के लिए 24,000 में 8 से गुणा करके यहां लिखेगा, 28,000 में 10 से गुणा करके यहां लिखेगा, 20,000 में 12 से गुणा करके यहां लिखेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का तुम्हें क्यों ढूंढना है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को। तो मेरी आपको ये सलाह है, किताबों से इतर किताबों से अलग आपको ये मैं सलाह दूंगा, ये शॉर्टकट तरीका दूंगा कि जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होती है ना, 24,000, 28,000, 20,000, इनको क्वेश्चन के अंदर ही मार दिया करो। मतलब आपको मैं बताऊं कि 24,000 में भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है। अब 4 से मतलब ऐसी संख्या सोचो जिससे तीनों कट जाए। 4 से 24 कटेगा 6 बार, 4 से 28 कटेगा 7 बार, 4 से 20 कटेगा 5 बार। तो आप यहां ये जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, इन्हें मत लिखो, इनकी जगह क्या लिखो, 6 रुपया, 7 रुपया और 5 रुपया, ऐसे लिखो।
ठीक है, ऐसे लिखो। अब ऐसे ही 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, तो ये तीनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो 8 की जगह 4 लिखो, 10 की जगह 5 लिखो, 12 की जगह 6 लिखो। ठीक है बाबू। अब करो गुणा। 6 की गुणा 4 में करोगे तो 24 आएगा। 7 की गुणा 5 में करोगे तो 35 आएगा। 5 की गुणा 6 में करोगे तो 30 आएगा। अब तुम ही बताओ कि तुम अगर 20,000 की गुणा 12 में करते, फिर 28,000 की 10 में करते, या फिर 24,000 की 4 में करते, तो वो ज्यादा कैलकुलेटेड था। ये इजी हो गया ना, 5 छक्के 30, 7 पंजे 35, 6 चौके 24। अब वो कह रहा है कि साल के अंत में जो लाभ होता है वो 25,810 रुपया होता है। पर रेशो की दुनिया में ये कहा गया है कि साल के अंत में जो लाभ होता है ना, वो 24, 35 और 30 रुपया होता है। यानी तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 89 हो गया। इतने रुपया होता है। इतना हो गया बाबू 89। तो क्वेश्चन के हिसाब से, रेशो के हिसाब से कुल लाभ होता है 89, लेकिन सवाल में बताया गया है कुल लाभ होता है 25,810। यानी कि जो सवाल में दिया गया है 25,810 उसे लिख लो और इसमें भाग लगा दो। यहां पर अनुपात के हिसाब से जो 89 आया है उससे, और दोस्त गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? जो पूछ रहा है उसी से तो करेंगे इस गुरुजी। टीना का हिस्सा पूछ रहा है तो टीना का हिस्सा 24 है, तो 24 से गुणा कर दो। अब गुरुजी अब बताओ कैसे करेंगे, क्योंकि 89 का पहाड़ा तो हमें आता ही नहीं है। 89 का पहाड़ा जिसे आता है वो नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं, शक्तिमान टाइप का ही होगा। तो 89 से 25,810 को काटना है। तो गुरुजी हमारी कश्ती तो वहीं डूब गई जहां कैलकुलेशन आ गया। यहां तक तो कर लिया, ये कैलकुलेशन हमें मार के चली गई। तो बेटे मैं तुमको एक बहुत बढ़िया टेक्निक दे रहा हूं, ठीक है? बिल गेट्स टेक्निक। बिल गेट्स कहते थे कि किसी भी काम को करना है तो उस काम कोई कठिन काम है ना, तो उसे किसी आलसी व्यक्ति को दे दो वो काम करने के लिए। आलसी व्यक्ति क्या करेगा? उस कठिन काम को करने का आसान तरीका खोज लेगा, है ना? तो मेरे प्यारे भाई मैं चाहूंगा कि कैलकुलेशन में तुम लोग आलसी बनो, यानी कि इस कैलकुलेशन को करे बिना ही जवाब दे दो। कैसे दे पाओगे? देखो, आपको बस इतना सोचना है कि 89 से मुझे ऊपर वाली संख्या काटनी है, और काट के यहां कोई रिजल्ट आएगा। फिर उस रिजल्ट का जब मैं 24 से गुणा करूंगा तब जाके सवाल का उत्तर आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो 24 से गुणा होकर आ रहा होगा। यानी कि कोई भी संख्या 24 से गुणा होकर आ रही है, यानी वो संख्या 24 से कटेगी। और कोई संख्या 24 से कटेगी तो 24 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 8 से कटेगी। गुरुजी यो कौन सी बात है जी, 3 और 8 से कटेगी तो 24 से कटेगी? क्योंकि बेटे 24 पैदा ही होता है 3 और 8 के मल्टीप्लाई से। ठीक है, 3 और 8 के मल्टीप्लाई से 24 पैदा होता है। तो 24 की मम्मी है 3, पापा है 8, तो 3 और 8 के मल्टीप्लाई से 24 का निर्माण होता है, राइट? 3 और 8। तो अगर कोई संख्या 3 और 8 से कटेगी तो वो 24 से ऑटोमेटिकली कटेगी। और कोई संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो बेटे देखो, इधर देखो, 4 और 9 13 और 7 20, इसके अंकों का योग 20 3 से नहीं कटता। ये इसका आंसर जिंदगी में नहीं हो सकता। 1 और 1 2 और 5 7, 7 3 से नहीं कटता। इस क्वेश्चन का आंसर जिंदगी में नहीं हो सकता। 8 और 7 15, 15 3 से कट जाता है, भाई आंसर हो सकता है। 6 और 9 15, 6 21 3 से कट जाता है, ये भी आंसर हो सकता है। यानी कौन बनेगा करोड़पति का 50-50 हो गया। यानी कि 3 से यह पता चल गया या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब 8 से चेक करो बेटा, कोई भी संख्या 8 से तब कटेगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कटेंगे। तो जैसे 8700 है, इसके लास्ट में 700 है। 700 जिंदगी में 8 से नहीं कट सकता। 700 8 से नहीं कट सकता। ठीक है, चूंकि 8700 के आखिरी 3 अंक 8 से नहीं कट सकते, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। पापा नहीं माने, भले ही मम्मी मान गई। भाई 8700 3 से कट जाता है, लेकिन 8700 8 से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी 3 अंक 8 से नहीं कटते। इसलिए ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता, ए ही होगा, क्योंकि यही बचा है लास्ट में। तो बिना सॉल्व करे ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, यानी आपने क्या किया? मल्टीपल चेक कर लिया। अब आप कहोगे गुरुजी मल्टीपल अगर नहीं बैठता तो 3 और 8 से कट जाती है। अगर 4 ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन 3 और 8 से कट जाते तो क्या करते? तो भाई फिर तो मोए मोए हो ही गया। फिर क्या करते? फिर तो 89 से इसे डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर देते, क्योंकि डिजिटल सम भी वहां फेल हो जाता। 89 का केस है, कहां तक डिजिटल सम लगाओगे इसमें?
ठीक है जी। बेटा मैं पूरी ताकत लगा के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटेंट भी मैं आपको बहुत अच्छे लेवल का देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे मालूम है इसके बावजूद भी कुछ असंतुष्टियां जरूर होंगी, है ना। कोई और ट्रिक बताओ बेटा मेरे प्यारे भाई अंकुश, इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं हो सकती इस क्वेश्चन। अगर कोई और ट्रिक है तो मुझे बता देना, मेरे ज्ञान का वर्धन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कौन और कोई ट्रिक कैसे लगा देगा बिना कैलकुलेशन करे, आंसर दे दिया हमने। और कौन सी ट्रिक लगाएगा? डिजिटल सम इसमें काम नहीं करेगा। यूनिट डिजिट मेथड जो है डिजिटल सम काम करेगा अगर मैं इसको नीचे 1 बना दूं तो 1 बनना मुश्किल है। 8 और 9 17 18 नीचे, ठीक है। 25 से भी नहीं, 125 से बन सकता है पॉसिबिलिटी, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड भी तब तक काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है। तो यही सबसे आसान तरीका था, वो मैंने बता दिया। तो बेटा ये बेस्ट तरीका ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बैंकिंग पे मैथ पढ़ाता हूं जहां अर्थमेटिक बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल की अर्थमेटिक आती है, और वहां पर 30-30 मिनट में बच्चों को 40 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी मोस्ट डिफिकल्ट टाइप के मेंस, एसबीआई पीओ मेंस आपने सुना हो तो सोचो कि मेरी अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस को शॉर्ट कराने के तरीके हैं वो किस लेवल पे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे वनडे एग्जाम का सबसे डिफिकल्ट जहां अर्थमेटिक आता है बैंकिंग का आता है। बैंकिंग का तो बैंकिंग के अलावा एसएससी में भी नहीं आता। नहीं तो आप मेरी आज की क्लास देख लेना, 10:30 से 12 की क्लास। ठीक है, या कब आज की तो खैर आरआरबी की थी, ऐसी नहीं थी। एसबीआई पीओ मेंस चल रही हो वो क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको बेस्ट ही अप्रोच दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो। ये बात बता के मैं कोई अपना ज्ञान का दिखावा नहीं कर रहा, बहुत बुरा लगता है मुझे ये दिखावा करना, पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बेस्ट अप्रोच दूंगा क्योंकि हम वहां बेस्ट ही देते हैं। बेस्ट नहीं देंगे तो बैंकिंग हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इधर देखो, ए और बी का रेशो कितना है? 1 और 2। ए और बी का रेशो कितना है बेटा? 1 और 2। आगे कहा गया है बी और सी का रेशो 3 और 4 है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझो, धीरे 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 उस लेवल पे ले आएंगे आपको कि बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन करोगे। अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा एबीसीडी का रेशो निकालना। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन के अंदर ही कर देंगे कि भाई डी की वैल्यू यहाँ 6 है, सी की वैल्यू यहाँ 5 है, या सी की वैल्यू 4 है, तो इसको बैलेंस करो। ठीक है, ऐसे। तो आप देखें कि ए बी सी डी जो है, ए बी का रेशो है 1-2, बी सी का रेशो है 3-4 और सी डी का रेशो है 5-6। और आपसे कह रहा है कि आप बताओ ए बी सी डी के बीच में 93,100 बांटा गया, तो सी का हिस्सा बताओ। तो आपको इतना तो ज्ञान हो चुका है अभी तक कि अगर मैं तीनों का हिस्सा रेशो, तीनों की रेशो वैल्यू निकाल लूं और जितना धन दिया गया है उसमें इन तीनों रेशो के सम से डिवाइड करके जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही अब इसने डायरेक्ट भी दे सकता था कि ए बी सी डी का रेशो ये है, पर उसने डायरेक्ट दिया नहीं, वो डायरेक्ट आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो तुम्हें इतना बताऊंगा, ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, तुम निकालो पहले ए बी सी डी का रेशो क्या है, फिर मैं तुम्हें धन दूंगा कि 93,100 की संपत्ति है, फिर तुम उसे 4 हिस्सों में बांटो और फिर मुझे बताओ तीसरा हिस्सा क्या है। तो ये पहली ही क्लास में मैं आपको इस बात की ट्रेनिंग दे चुका हूं कि जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो खाली प्लॉटों पर पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 तिया 15 गुणा 1 15, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौके 20 दूनी 40, 6 चौके 24 दूनी 48, 15 30 40 और 48 आ गया। राइट, कुल धन कितना है बेटा? 93,100। और डिवाइड में क्या आएगा? चारों अनुपातों का योग, चारों अनुपातों का योग आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको डिवाइड करने लग जाऊं, ठीक है, देखो सम करूं इसे, तो 48 और 40 होता है 88, 88 में 30 जोड़ना है, तो 88 में 30 जोड़ने के लिए 88 को मान लो 90, और 90 में 30 जोड़ना आसान है, 90 को प्लस 30 120, 2 ज्यादा माना था 2 कम कर दो 118 हो गया। अब 118 में 15 जोड़ो, 118 में 5 जोड़ोगे 123 और 10 जोड़ो 133, तो नीचे लिख दो 133 और गुणा कर दो जो पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा कितना है? 40, तो 40 से गुणा। ठीक है बेटा, 40 से कर दो गुणा।
अब आप कहोगे गुरुजी 133 से ऊपर वाली संख्या कैसे काटूं, कोई कलाकारी बताओ हमें। ठीक है जी, कोई कलाकारी बताइए। अब देखो बेटा, यहां पर ये वाली जो टेक्निक थी, ये वाली जो टेक्निक है, यहां फेल हो गई हमारी। क्यों फेल हो गई? क्योंकि आप कहोगे गुरुजी इसे भी ऐसी करा दो कि जो भी आंसर है वो 40 से मल्टीपल है। 40 कैसे पैदा होता है? 40 पैदा होता है 8 गुणा 5 से। और कोई भी संख्या 5 से कटेगी उसका एकाएक अंक 0 होना चाहिए, चारों पे 0 है। कोई भी संख्या 8 से तब कटेगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक ट्रिपल 0 होने चाहिए, यहां भी सब लास्ट में 3 0 है। यानी इस लॉजिक के हिसाब से तो चारों ही ऑप्शन 8 और 5 से कट रहे हैं, यानी कि चारों ही ऑप्शन 40 से कट रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो चारों ऑप्शन सही है। तो अब ये वाला मेथड हमारा काम नहीं करेगा, तो फिर कौन सा मेथड काम करेगा? सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने वाले मेथड लगा दो। देखो, ये है 133 और ये है 931। 3 में कितने की गुणा करूं कि 1 आ जाए? 3 में बेटा अगर 7 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले ट्राई करके देखा करो। तो 3 में 7 से गुणा करोगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल का 2। ठीक है, 3 सत्ते 7 दिया 21 का 1 हासिल का 2। 7 की गुणा 13 में करूंगा 91 और 2 जोड़ूंगा 93। तो इससे ये 931 जो है 7। ठीक है, तो 133 से 931 7 बार चला जाएगा, 2 जीरो 7 में। 4 की गुणा 7 में करूंगा 28 और बेटा लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे। तो 28,000 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो। 28,000। ठीक है जी, 28,000 आंसर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ले लो, इसे एक बार करने का प्रयास करना, कल की क्लास में इससे आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग परेशान मत होना बाबू कि गुरुजी हमें तो आप केवल 7 8 10 10 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, कम करा रहे हैं। मैं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने वाला आदमी हूं। आपकी क्लास में क्वेश्चंस की संख्या 15 से 20 कर दूंगा, लेकिन शुरुआत अभी थोड़ी धीमी रहने दो। शुरुआत धीमी हो, छुट्टी नहीं करेंगे, लगातार क्लासेस देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चीजें आपको बढ़िया तरीके से बैठेंगी दिमाग में आपके। ठीक है जी, कल मिलता हूं आपसे।